हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर हमने बोटेनिकल गार्डन्स भी कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलेंगी और नई नई इन्फॉर्मेशन आपको एनिमल्स के बारे में मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा एंड तक देखेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। चलिए पढ़ते हैं जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में। नॉर्मल जो पार्क्स होते हैं उनमें आप लोग गए होंगे और आपने पार्क्स में देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। काफ़ी खुली जगह होती है, छोटे बच्चे वहाँ घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, छोटे छोटे प्लेज आप खेल सकते हैं, झूला लगा रहता है, झूल भी आप सकते हैं। तो ये सामान्य जो साधारण पार्क होते हैं जो आपकी कम्युनिटीज़ में, आपकी लोकेलिटीज़ में मिलते हैं, उनको नॉर्मल पार्क्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं जूलॉजिकल पार्क्स की। तो पहले हम समझ लेते हैं जूलॉजिकल पार्क किसे कहा जाता है। इसी वीडियो लेक्चर में आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, मैं जूलॉजिकल पार्क्स को ZP से इंडिकेट करूँगा, जिससे हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूलॉजिकल पार्क किसे कहा जाता है। तो जूलॉजिकल पार्क एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर लिविंग एनिमल्स को रखा जाता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें यह है कि उनको रखा कैसे जाता है, उनको एनक्लोजर्स में रखा जाता है। एनक्लोजर मीन एक बंद जगह होती है, एक बंद स्पेस होता है जिसके अंदर हम उनको रखते हैं। अब जब हम एनिमल्स को रख रहे हैं और हम जूलॉजिकल पार्क का नाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एनक्लोजर्स होते हैं जिनके अंदर हम एनिमल्स को रखते हैं, वहाँ पर यह कोशिश की जाती है कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो इंटैक्ट रहे, यानी कि वो जिस तरह से जंगलों में रहते थे उसी तरह से वहाँ पर उनको जूलॉजिकल पार्क्स में भी रखा जा सके। तो इसी वजह से जो एनक्लोजर्स जिसके अंदर एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क में रखा जाता है वो जगह काफ़ी बड़ी होती है, बहुत ही वाइड, बड़े साइज का, और एक लार्ज स्पेस होता है जिसमें एनिमल्स को रखा जाता है। जैसे कि दिल्ली जूलॉजिकल पार्क की अगर हम बात करें तो 176 एकर्स में फैला हुआ है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना वाइड होगा जिसके अंदर सारे के सारे इतने एनिमल्स को रखा जा रहा है। अब उसका पर्पज़ क्या होता है, यानी कि जूलॉजिकल पार्क्स का पर्पज़ क्या है। पर्पज़ ये है कि वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है पब्लिक के सामने स्टडी के लिए। यानी स्टडी हम इस तरह से कर सके कि सामान्य रूप से आप वाइल्ड लाइफ को देख नहीं सकते हैं, देख नहीं पाते हैं कि एनिमल्स किस तरह से रहते हैं, किस तरह से झुंड में वो मूव करते हैं, किस तरह से एक साथ बिहेव करते हैं, कैसे दूसरे एनिमल से अपनी रक्षा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जनरल पब्लिक नहीं देख पाती जंगलों में जा करके, तो उसको वो मौका दे दिया जाता है कि जूलॉजिकल पार्क में जा करके आप वो सब चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी कारण जूलॉजिकल पार्क्स को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो इनका मेन पर्पज होता है स्टडी करना और वाइल्ड लाइफ को समझना। अब जूलॉजिकल पार्क्स को जूलॉजिकल गार्डन्स या सिंपली जू भी कहा जाता है। इंडिया में 300 जूलॉजिकल पार्क्स हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग 1000 जूलॉजिकल पार्क्स प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं जूलॉजिकल पार्क्स की थोड़ी सी हिस्ट्री क्या होती है, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखना जरूरी है कि जूलॉजिकल पार्क्स कब से अस्तित्व में आए। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो महाभारत, रामायण और वैदिक जितनी भी हमारी पुरानी किताबें हैं, पौराणिक गाथाएं हैं, उनमें एनिमल्स का विवरण मिलता है। यानी कि एक राजा होता था, उसके पास बहुत सारे हाथी होते थे, किसी के पास बहुत सारी गायें होती थी, किसी के पास बहुत सारे घोड़े होते थे। क्योंकि वे लगातार युद्ध भी लड़ते थे तो सारे के सारे एनिमल्स उनके पास होते थे। तो उसी से ये कल्पना हम कर सकते हैं कि इतने एनिमल्स उनके पास होते थे तो उनके पास इतने एनिमल्स को रखने के लिए कोई जगह भी होती होगी। तो जो जगह होती होगी उनके पास, उसको हम एक तरह से पुराने टाइम का जूलॉजिकल पार्क बोल सकते हैं। अब राजा महाराजा जो रखते थे जूलॉजिकल पार्क अपना बना करके, यानी जो वो वाइल्ड एनिमल्स को रखते थे पकड़ के, उनका पर्पज़ क्या होता था, उनका पर्पज़ होता था अपनी वेल्थ को दिखाना। यानी कि उस टाइम के जो राजा होते थे उनकी जो वेल्थ होती इसी से मानी जाती थी कि मेरे घुड़साल में 1000 घोड़े हैं, तुम्हारे में तो 500 ही हैं। तो एक दूसरे से वो कॉम्पीट करते थे और शो ऑफ करते थे अपनी वेल्थ को दिखाने के लिए। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए भी यूज करते थे, एनिमल्स की वो फाइट भी करा देते थे। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो करते थे एंटरटेनमेंट के लिए भी, और एक दूसरे को गिफ्ट भी देते थे। यानी कोई राजा दूसरे राजा से बहुत खुश है, उसकी फ्रेंडशिप है, तो उसको गाय दान में दे देते थे। तो ऐसे भी विवरण मिलते हैं कि शादियों में 1000 गायें जो है दान में दे दी जाती थी, दहेज में दे दी जाती थी। तो इस तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो है, लेकिन
वहाँ पर जो एनिमल्स को रखा जा रहा था उनको स्टडी के पर्पज के लिए नहीं रखा जा रहा था, सिर्फ उनको एंटरटेनमेंट और दिखावा करने के लिए रखा जा रहा था। इस तरह से जो एंशिएंट टाइम में एनिमल्स को रखा जा रहा था उनको हम आज की कंसेप्ट के हिसाब से सही मीनिंग में जूलॉजिकल पार्क नहीं बोल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम चाइना में जाएं, चाइनीज एम्परर थे 3000 साल पहले, उन्होंने मनोरंजन की जगह स्टडी के लिए कुछ एनिमल्स को रखना स्टार्ट किया और यहीं से ये माना जाता है कि सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई एनिमल्स को इस तरह से रखने की। अब कुछ पब्लिक जू बन गए यूरोप में 1900 एडी के बाद में, और इंडिया में जो सबसे पहला जू बना वो बना 1885 में चेन्नई में। सब जो दिल्ली का सबसे फेमस और बड़ा जू है वो बना 1959 में। अब हम देखते हैं कि जूलॉजिकल पार्क्स में रखा क्या जाता है। ये तो आपने समझ लिया कि एनिमल्स का कलेक्शन होता है, बहुत सारे एनिमल्स एक जूलॉजिकल पार्क में होते हैं डिस्प्ले के लिए। अब इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी और एक्टिविटीज़ कराने के लिए भी सेंटर्स होते हैं। सेंटर्स का मतलब वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें, खाली वाइल्ड एनिमल्स ही नहीं होते हैं। जैसे कि पॉन्ड्स होते हैं, यानी एक्वेरियम बना दिया जाता है और उसमें जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया और बहुत सारे टोर्टोइज हो गए, वो सब उसके अंदर रखे जाते हैं। बर्ड पार्क्स होते हैं, यानी कि अलग से एक स्पेस बना दिया जाता है जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, प्राइमेट्स को रखा जाता है, जिनके एप्स हो गए, ओरंगुटान हो गए, इन सबको वहाँ पर रखा जाता है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो जूलॉजिकल पार्क्स में आपको मिलती है, वो है सफारी पार्क्स। सफारी पार्क एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आप लोग घूम सकते हैं, जा सकते हैं, और वहाँ पर सड़क बनी रहती है और एनिमल्स के बीच में आप अपनी जीप को लेकर के चले जाते हैं। वो जो जीप या जो भी व्हीकल होता है वो आप खुद का नहीं ले जा सकते, वो आपको जो अथॉरिटी है वही प्रोवाइड कराती है और सेफली आपको एनिमल्स के बीच में घूमने का अवसर मिल जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर फोटोग्राफी भी करते हैं और अच्छे से वो देख के आते हैं कि एनिमल्स किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से वो एक्टिविटी कर रहे हैं, एलिफेंट्स का झुंड है कैसे वो पेड़ों को उखाड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप आराम से देख सकते हैं। इस तरह का जो एरिया होता है एक पार्क के अंदर, उसको सफारी पार्क बोला जाता है। इस इमेज में भी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग एक गाड़ी में बैठ के आराम से घूम रहे हैं। तो ये होता है जूलॉजिकल पार्क के अंदर हम क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जूलॉजिकल पार्क्स को बनाने का एम क्या रहा, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या था जिस वजह से हमने जूलॉजिकल पार्क्स को एस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। जो सबसे पहला एम है उसका वो है टू प्रिजर्व स्विफ्टली डिसअपियरिंग फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ ऐसी है जो एक्सटिंक्ट हो गई, या तो उनका शिकार कर दिया गया या दूसरे जानवरों ने उनको खा लिया और उनकी जो सारी स्पेसीज है वो अर्थ से खत्म हो चुकी हैं। तो इस तरह से और जितनी बची हुई स्पेसीज हमारे पास हैं हम उनका कंजर्वेशन कर सके और उनको एक्सटिंक्शन से बचा सके, इसलिए जूलॉजिकल पार्क्स को एस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि वहाँ पर उन एनिमल्स की अच्छे से केयर की जा सकती है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया में चलाया गया। उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारे कंट्री में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गई थी। अब वो जो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया उसकी हेल्प से, उसकी बदौलत ही आज हमारे कंट्री में टाइगर्स अवेलेबल हैं, प्रेजेंट है और वो एक्सटिंक्शन से बच गए हैं। इसी तरह से ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जूलॉजिकल पार्क्स में ही चलाए जाते हैं। एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। इसमें जो क्रोकोडाइल्स है उसकी जो पॉपुलेशन है उसको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया। तो इस तरह से बहुत सारे और भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, जैसे ब्लैक बक हो गया, सांबर हो गया, स्पॉटेड डियर हो गया, उन सबको कंजर्व करने के लिए और एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए जूलॉजिकल पार्क्स में रखा जाता है। क्योंकि जूलॉजिकल पार्क फ्री होते हैं, वहाँ पर एनिमल तो फ्रीली घूम सकता है लेकिन वहाँ पर बाहर से कोई शिकारी नहीं आ सकता है, और इस तरह के एनिमल्स से भी ध्यान रखा जाता है कि कोई दूसरे एनिमल को नुकसान कोई बड़ा एनिमल ना पहुँचा दे। तो इस तरह से वहाँ पर बड़े आराम से ऐसी स्पेसीज को रखा जा सकता है जो एक्सटिंक्ट हो सकती हो या एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच चुकी हो। अब जो पोचर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स को मार देते हैं। जैसे कि हाथी को मार दिया जाता है उसके सींग के लिए। अब कुछ एनिमल्स की स्किन जो होती है उसको निकाल लिया जाता है। तो बहुत सारी दवाइयाँ भी लोग बनाते हैं। तो इस पर्पज से जो शिकारी होते हैं वो एनिमल्स का शिकार करते हैं। अब जो पार्क्स होते हैं, क्योंकि कंप्लीट एनक्लोजर है, एक बंद एरिया है, वहाँ पर शिकारियों का या किसी का भी घुसना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर सिक्योरिटी भी रहती है। तो ये एक हमारा एम था कि हम ऐसा जगह बनाएं जहाँ पर हम इस तरह से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सके और बचा सके। और बचाने का हमारा पर्पज ये ना हो कि हमने उसको एक पिंजरे में कैद कर दिया है, वहाँ पर वो रखा जा रहा है। बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में रखते हैं, जहाँ पर पूरा का पूरा उसका इकोसिस्टम मेंटेन हो। यानी जैसा वो जंगल में एक एनिमल रहता है उसको ऐसा ही माहौल एक जूलॉजिकल पार्क में प्रोवाइड करा दिया जाता है। वो बिल्कुल फील एट होम वाली बात रहती है, यानी वो घर के जैसा ही महसूस करता है। उसको ये नहीं लगता है कि तुम्हें बंधन में रखा गया है।
एक बहुत बड़ा एरिया होता है उसके पास घूमने फिरने के लिए। बस हाँ, ये बात होती है कि वो उस एनक्लोजर से बाहर नहीं जा सकता है और बाहर से भी कोई एनक्लोजर के अंदर नहीं आ सकता है बिना परमिशन के। टिकट खरीदेगा और एक निश्चित पेरीफेरी में ही सब लोग आ जा सकेंगे। तो एक तो ये एम हो गया। इसके बाद में और एम्स भी हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमारे सामने हैं, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जो जीवन काल है किसी भी एनिमल का, जब हम उसको किसी भी एनिमल की चाहे आप बात करें, उसको ह्यूमन कैप्टिविटी में रखा जाता है, यानी कि ह्यूमंस की देखरेख के अंडर रखा जाता है, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। जितना टाइम वो जीता वो 2-4 सालों से ज़्यादा जीता है। तो इसी तरह से जूलॉजिकल पार्क्स जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा टाइम तक उनको जिंदा रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ह्यूमन केयर होती है, अच्छे से उनकी केयर की जाती है, अच्छा खाना उनको खिलाया जाता है, बीमार है तो उनकी बीमारी का भी इलाज किया जाता है, सारे ट्रीटमेंट्स वहाँ पर दिए जाते हैं, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा कैप्टिव ब्रीडिंग भी की जाती है, यानी कि उनको कैप्चर करके हमने जूलॉजिकल पार्क में रखा हुआ है और फिर हम उनकी ब्रीडिंग भी करा देते हैं, यानी कि उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ा सकते हैं, बल्कि पॉपुलेशन को गिरने नहीं दिया जाता है। तो ये सारे एम्स होते हैं जूलॉजिकल पार्क्स के। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट एम यहाँ पर है कि जो पब्लिक का इंटरेस्ट है वो बनाए रखा जाता है, यानी कि नॉर्मल आदमी भी जान सके कि वाइल्ड लाइफ कैसे होती है, कैसे एनिमल्स रहते हैं, किस तरह से वो घूमते हैं फिरते हैं। तो एक तरह से एजुकेट भी होता है आदमी और एंजॉयमेंट भी मिलता है कि जब आप किसी जूलॉजिकल पार्क में जाएंगे और अलग अलग टाइप के एनिमल्स को आप देखेंगे, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। कहीं आपको मोर डांस करता हुआ दिखाई देगा, कहीं आपको जेब्रा दिखाई देंगे, तो सारे के सारे एनिमल्स आपको एक ही जूलॉजिकल पार्क में दिख रहे हैं, तो आपका एंटरटेनमेंट भी होगा। और अगर आप एजुकेशनल पर्पज के लिए जा रहे हैं तो आपको उनसे एजुकेशन भी मिलती है। कॉमन पीपल को एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है कि वो एनिमल्स को उनके फ्री सराउंडिंग्स में देख सके, यानी कि जिस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन नॉर्मल जंगल में होती वो दे दी जाती है जूलॉजिकल पार्क के अंदर। इस वजह से एनिमल्स वहाँ पर फ्रीली घूमते हैं और वहाँ पर बड़े आराम से हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाता है, उनका प्रॉपर मेडिकेशन होता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, तो एनिमल्स बड़े आराम से सुखपूर्वक वहाँ पर रहते हैं और आप उनको जाकर के बहुत ही आराम से बड़े इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और एजुकेशनल पर्पज भी आपका पूरा हो जाता है और आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। तो ये हो गया एम जूलॉजिकल पार्क्स का। अब हम समझते हैं कि जूलॉजिकल पार्क्स का डिज़ाइन क्या होता है। डिजाइन से यहाँ पर मतलब ये है कि एक जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को किस तरह से रखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखी जाती है वो ये होता है कि जितने भी एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क्स में रखा जाता है उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको इंटैक्ट रखा जाता है, यानी कि जिस तरह से जंगल में वो रहता होगा उसको उसी तरह का माहौल एनवायरनमेंट दे दिया जाता है। जैसे कि एलिफेंट ही है, एलिफेंट का काम होता है पेड़ों को गिराना और आराम से बहुत ही बड़े मैदानों में घूमना, तो जूलॉजिकल पार्क में उसको वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है। एक पार्क को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि एक एलिफेंट अगर है तो वो बड़े आराम से वहां पर वो सारे एक्टिविटीज कर सके जो जंगल में वो करता, और उसको नेचुरल सराउंडिंग दे दिया जाता है जिसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। आप भी कंफर्टेबल फील करेंगे अगर आपको एक हेल्दी और अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा, फ्रीडम दी जाएगी। अगर आपको एक कमरे में और जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा तो उसमें आप खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आपको एक खुली जगह दे दी जाएगी, हो सकता है कि वो 20-25 किलोमीटर की ही हो, लेकिन अगर वो ओपन होगी तो वहाँ कंफर्टेबल आप रह सकेंगे। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। इस तरह से वो नेचुरल कंडीशंस में एनिमल्स जितने भी होते हैं वो रहते हैं, और जूलॉजिकल पार्क्स में ये जो प्रैक्टिस होती है कि एनिमल्स को बड़े बड़े पिंजरों में बांध के रखा जाए, बड़ी बड़ी फेंसिंग लगा दी जाए उनके चारों तरफ, वो सब चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। ऐसा वहाँ पर नहीं किया जाता है, उनको फ्रीली घूमने फिरने का अवसर दिया जाता है। तो ये बेसिक डिजाइन होता है जूलॉजिकल पार्क्स का। अब हम देखते हैं कि जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स की हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाता है। अब जूलॉजिकल पार्क्स में जो हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत सारी प्रोसीजर्स, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। पूरा जो मैनेजमेंट होता है वो इसी काम में लगा रहता है कि जितने एनिमल्स हमारे पास हैं हम उनको अच्छे से तंदुरुस्त रख सकें। अब कोई भी हो, चाहे एनिमल हो चाहे हम हो, हमें हेल्दी रहने के लिए 3-4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें अच्छा फूड चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, पोल्यूशन फ्री, सनशाइन चाहिए यानी अच्छे से धूप हमें मिल रही हो, और सफिशिएंट फिजिकल एक्सरसाइज। ये 4 चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती हैं। हमारे लिए भी जरूरी है, इसी तरह से एनिमल्स के लिए भी जरूरी होती हैं। तो एनिमल्स को भी जूलॉजिकल पार्क्स में सबसे पहले फूड की तो गारंटी हो गई, वहाँ पर फूड रेगुलरली सप्लाई किया जाएगा, खुला है तो फ्रेश एयर भी मिलती रहेगी, सनशाइन भी मिलेगी। नेक्स्ट आगे फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती एनिमल्स को, एनिमल्स अपनी फिजिकल एक्सरसाइज खुद कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट इस तरह का दिया जाता है। आप अपने घर में ही देख लीजिए, अगर आपके घर में कोई डॉग है या कैट है, वो पूरे दिन घर में इधर उधर घूमता रहेगा, आपको उसे कुछ नहीं कराना पड़ेगा, वो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, उलट पुलट होता रहेगा,
कभी फर्श को खुरचेगा, कभी कुछ करेगा। तो इस तरह से अगर एनिमल्स को खुले में छोड़ रखा है आपने एक जूलॉजिकल पार्क के अंदर, तो वो अपनी एक्सरसाइज खुद कर लेता है। इधर उधर रनिंग करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, कूदते रहेंगे, पेड़ों पर झूलते रहेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज जो एनिमल्स करते हैं एक जूलॉजिकल पार्क के अंदर, इससे उनकी जो हेल्थ है वो अच्छे से मेंटेन रहती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। और ऊपर की जो ये 3 चीजें हैं, इनकी जो जिम्मेदारी है वो मैनेजमेंट ने ले ही ली है। मैनेजमेंट ये तीनों की तीनों चीजें उनको उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि किस तरह से जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स की इंस्टिंक्टिव हैबिट्स को मेंटेन किया जाता है। इंस्टिंक्टिव हैबिट्स का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ हैबिट्स हमारे अंदर होती हैं जो हम नेचुरली करते हैं, कि वे हमारी इंस्टिंक्ट में, हमारी जीन्स में, हम उनको जानबूझकर सोच समझकर नहीं करेंगे, बस हम करते ही हैं। तो जैसे कि बहुत सारी इंस्टिंक्टिव हैबिट्स हमारे अंदर भी होती हैं। आपको कोई शेर दिखा दिया जाए तो आप एकदम से चिल्ला पड़ेंगे, चाहे आपने जीवन में पहली बार उसको देखा हो। उसका जो साइज है, शेप है, वो आपको डरावना लगेगा और आप चिल्लाएंगे। तो ये हमारी एक इंस्टिंक्ट है कि हमें उससे देख करके डर महसूस हुआ। तो इस तरह से कोशिश जूलॉजिकल पार्क्स में ये की जाती है कि जो एनिमल्स वहाँ पर रखे गए हैं उनका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर भी सही रहे, और वो जिस तरह से वाइल्ड लाइफ में, एक जंगल में वो जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, वहाँ पर भी वो उसी तरह से बिहेव करते रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि खैरोन होता है, यानी बगुला जिसको बोलते हैं, उसकी जो नॉर्मल आदत होती है वो ये होती है कि वो पॉन्ड्स के पास जाकर के फिश या फ्रॉग्स को पकड़ के खाता है। अब अगर उसको एक आर्टिफिशियल पॉन्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा तो वो वहाँ पर भी यही सोचेगा कि यहाँ पर भी फिश होगी, वो वहाँ पर इंतजार भी करेगा फिश का, फ्रॉग का। तो उसकी एक इंस्टिंक्टिव हैबिट बनी रहेगी फूड को सर्च करने की। हो सकता है उसमें एक भी फिश ना हो, लेकिन पॉन्ड तो है उसके पास। तो इस तरह से सारा का सारा जो एनवायरनमेंट है इस तरह से क्रिएट कर दिया जाता है एक जूलॉजिकल पार्क के अंदर कि एनिमल्स की इंस्टिंक्टिव हैबिट्स भी बनी रहती है, और हेल्थ तो हमने उनकी समझ ली ही है। अब हम देखते हैं जितने भी जूलॉजिकल पार्क्स हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। जूलॉजिकल पार्क्स को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी बनी हुई है। ये सारे के सारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया जूलॉजिकल पार्क्स हैं उनको मैनेज करती है, उनके कामकाज का ध्यान रखती है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करती है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए 2 जूज हैं, 2 चिड़ियाघर हैं, उनमें आपस में एनिमल्स की एक्सचेंज होना है कि एक के पास 4 एनिमल ज़्यादा हैं, एक के पास 2 एनिमल कम है। तुम्हारे पास 50 शेर है, हमारे पास 10 ही शेर है, तुम 5 शेर हमें दे दो। तो इस तरह से वो जो भी एनिमल का एक्सचेंज होने का काम है, फूड एक्सचेंज होने का काम है, किसी जू में एनिमल को कोई बीमारी लग गई है, अब उधर से डॉक्टर को बुलाने का काम है, वो जो सारा का सारा काम देखती है, वो देखने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी बनाई गई है। वो जो जितने भी चिड़ियाघर भारत में हैं उन सभी के कामकाज को देखती है और उन सबको कंट्रोल करती है। अब देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कैसे एक जूलॉजिकल पार्क को इस तरह से बना के रखा जाए कि वो एनिमल फ्रेंडली हो और वहाँ पर जितने भी एनिमल्स हो वो अच्छे से रह सकें। ऐसा ना हो कि एनिमल्स दिखाई दें और जो वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं वो भी उनके साथ अच्छे से बिहेव ना कर रहे हों। तो जूलॉजिकल पार्क को मैनेज करने के लिए जितने भी लोग वहाँ पर रखे जाते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं और वो एनिमल फ्रेंडली होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, यानी कि एक एनिमल के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उनका होता है। ऐसा ना हो कि उनके पास हंटर है और वो पूरे दिन जो भी एनिमल दिखाई दिया जाए उसको मारते ही रहे, नहीं, ऐसा नहीं वहाँ पर उनको करना है। उनका काम है एनिमल्स के प्रति फ्रेंडली रहना और सिंपैथेटिक रहना, अपना बचाव भी करना है एनिमल्स से, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स बहुत ही डेंजरस भी होते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान में रख कर ही मैनेज किया जाता है एक जू को। और उसका जो मैनेजमेंट होता है उसमें बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं। डायरेक्टर होता है, वार्डन होता है, मेडिकल असिस्टेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है, गार्डनर्स होते हैं, टिकट सेलर्स होते हैं जो बाहर से आए विजिटर्स को देखते हैं, उनको टिकट्स देते हैं, स्वीपर्स होते हैं, नाइट वॉचमैन होते हैं। बहुत सारे लोग मिल के एक जूलॉजिकल पार्क को मैनेज करते हैं जिससे उसका जो कार्यक्रम है सारा सुचारू रूप से चल सके। अब हम ये देखते हैं कि किस टाइप के एनिमल्स किस तरह से एक जूलॉजिकल पार्क में एग्जिबिट किए जाते हैं। अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनको अलग अलग तरह से जूलॉजिकल पार्क्स में डिस्प्ले किया जाता है। जैसे कि कुछ एनिमल्स को ओपन में रख छोड़ दिया जाता है, आप उनके बीच में, जैसे अभी हमने देखा था सफारी पार्क थे, वहाँ पर आप उनके बीच में बड़े आराम से जा सकते हैं। उनको किसी भी तरह के केज में या किसी भी तरह के पिंजरे में बंद करके नहीं रखा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो इंसान है घूमने आए हैं वो पिंजरे में बंद है और शेर बाहर खुले में घूम रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनको ओपन में रखा जाता है। जिराफ हो गया, हॉर्स, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, इन सबको ओपन में छोड़ दिया जाता है। कुछ एनिमल्स को जनरली जो विजिटर्स हैं वो
क्लोजली देख सके उनको ग्लास हाउस में भी रख दिया जाता है, यानी कि एक छोटा सा स्पेस बना दिया जाता है जिसको चारों तरफ से ग्लास से कवर कर दिया जाता है। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं, यहाँ से लोयन एक इंसान को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकेगा क्योंकि जो शीशा होता है बहुत ही मोटा होता है और आराम से उसको वे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं उसकी एक्टिविटीज़ को। कुछ एनिमल्स जो कि जहरीले होते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं या ज़्यादा बदतमीज होते हैं, जैसे मंकी होता है, एप्स होता है, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं जानबूझकर। उनको छोटे छोटे केसेस में ग्लास हाउस में या छोटे छोटे पिंजरों में बंद करके रख दिया जाता है। और जो ज़्यादा डेंजरस एनिमल्स होते हैं, पॉइजनस एनिमल्स हो गए जैसे स्नेक्स वगैरह हो गए, इनको तो मजबूरी है हमें एनक्लोजर्स में रखना पड़ेगा। लेकिन जो एनक्लोजर्स होते हैं उनके वो भी काफ़ी वाइड होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि छोटे से डब्बे में उनको बंद कर दिया जाता है। बहुत ही वाइड एनक्लोजर्स होते हैं जिनमें इन एनिमल्स को एग्जिबिट किया जाता है। अब इसके अलावा जो बर्ड्स होते हैं उनको दिखाने के लिए एवियरीज होती हैं। एवियरीज का मतलब है वहाँ पर एक पूरा का पूरा बर्ड पार्क बना हुआ है, उस पार्क में आप आराम से घूम सकते हैं। वहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के बर्ड्स मिलेंगे, कलरफुल बर्ड्स को आप आराम से देख सकते हैं। आपको इधर उधर फ्लाई करते हुए, पत्तियों से झूलते हुए, बैठे हुए बहुत सारे अलग अलग टाइप के बर्ड्स मिलेंगे। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट एरिया भी बनाए जाते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा ओपन स्पेस छोड़ दिया जाता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। अब जब फ्लावरिंग प्लांट्स वहाँ पर होंगे, अलग अलग टाइप के किस्म के सुंदर सुंदर फूल वहाँ पर खिल रहे होंगे, तो वहाँ पर अलग अलग टाइप की बटरफ्लाईज और इंसेक्ट्स आएंगे, उनके ऊपर बैठेंगे, तो वहाँ पर आप वो सब चीज़ें देख सकते हैं। तो इस तरह से एक जूलॉजिकल पार्क का जो एनवायरनमेंट होता है बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही एंटरटेनिंग होता है, बहुत ही अच्छा वहाँ पर आपको फील होता है। ये हो गया इंसेक्ट एरिया। अब इसके बाद बात करते हैं हम एग्जिबिट्स इन स्पेशल लाइट। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल लाइट्स में शो किया जाता है, क्योंकि जैसे कि दो एनिमल्स का आप नाम लें, आप बैट को ले लें या आउल को ले लें, ये दोनों के दोनों जो एनिमल्स होते हैं नॉकटर्नल होते हैं, यानी कि ये रात को जागते हैं। अब इनके लिए क्या किया जाता है, क्योंकि ये रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, तो इनका स्लीप पैटर्न उल्टा कर दिया जाता है। दिन में इनको जगाया जाता है और रात को इनको सुला दिया जाता है। अब उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए इनके स्लीप पैटर्न को बदलने के लिए जिस जगह इनको रखा जाता है वहाँ पर लाइट्स अलग अलग तरह से रख दी जाती है। यानी कि दिन के टाइम पे जब विजिटर्स आते हैं वहाँ पर लाइट डिम कर दी जाती है और ये जागते रहते हैं, और रात के टाइम में जब विजिटर्स नहीं होते हैं ये सो जाते हैं। तो इस तरह से जो नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं उनको भी एग्जिबिट कर दिया जाता है जूलॉजिकल पार्क्स में नॉर्मल विजिटर्स के लिए। इसके अलावा वाटर में भी वाटर पार्क्स बना दिए जाते हैं, एक्वेरियम बना दिए जाते हैं, जिसमें जो आर्टिफिशियल पोन्ड्स हैं उनके अंदर टोरटोइस, क्रोकोडाइल, डक्स, गीज यानी कि अलग अलग तरह की बत्तखें, क्रोकोडाइल्स, हंस वगैरह को डिस्प्ले किया जा सके। और जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनके अंदर तो डॉल्फिन्स और सील्स को भी रखा जाता है। डॉल्फिन और सील्स बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, इनको अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स भी वहाँ पर दी जाती है और अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ करते हुए आप उनको वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो फिश होती हैं, कुछ जूलॉजिकल पार्क्स ऐसे होते हैं वहाँ पे अलग से सेक्शन बना दिया जाता है जिसके अंदर बहुत सारी फिश अलग अलग कलर की रखी रहती हैं। ग्लास के अंदर ग्लास एनक्लोजर होता है और उसमें सेंटर में आप चले जाते हैं, उसके बाद आप फिश को बड़े आराम से इधर उधर घूमते हुए बहुत ही सारी एक्टिविटीज़ करते हुए आप देख सकते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव ये जो फिश पॉन्ड्स होते हैं ये लगते हैं, इमेज में भी आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से जूलॉजिकल पार्क में बहुत सारी चीज़ें मेंटेन कर दी जाती है। अब एनिमल अरेंजमेंट भी किया जाता है जूलॉजिकल पार्क्स में, यानी कि कुछ जूलॉजिकल पार्क्स में ऐसा किया जाता है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में मिलने वाले एनिमल्स को एक सेक्शन दे दिया जाता है जूलॉजिकल पार्क के अंदर ही, और उन सेक्शंस में उन अलग अलग कॉन्टिनेंट में मिलने वाले एनिमल्स को डिस्प्ले कर दिया जाता है। जैसे कि हमने एक जूलॉजिकल पार्क लिया और उसके एक पोर्शन में हमने जितने भी एशिया में मिलने वाले एनिमल्स हैं उनको रख दिया। फोना का मतलब होता है एनिमल्स, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, तो यहाँ पर फोना लिखा हुआ है, यानी कि हमने एक जूलॉजिकल पार्क का एक छोटा सा हिस्सा ऐसा बना दिया जिसमें हमने एशियाटिक फोना को रख दिया। एशिया कहाँ पर है, ये एशिया में मिलने वाले जितने भी एनिमल्स हैं सारे हमने वहाँ पर रख दिए। एक हिस्सा हमने ऐसा बना दिया जहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलियन फोना रख दिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, यानी कि हमने वहाँ पर कैंगरू वगैरह को रख दिया। अफ्रीकन हमने एक पोर्शन बना दिया, वहाँ पर हमने अफ्रीका में मिलने वाले एनिमल्स को डिस्प्ले कर दिया, और एक पोर्शन हमने अमेरिका के लिए बना दिया, ये हो गया अमेरिका। यहाँ पर उसमें हमने जितने भी अमेरिका में मिलने वाले एनिमल्स हैं उनको रख दिया है। तो इस तरह से एक जूलॉजिकल पार्क में अलग अलग तरह से अरेंज कर दिया जाता है एनिमल्स को डिस्प्ले के लिए। अब देखते हैं हम ये कि प्रोक्योरमेंट ऑफ एनिमल्स का कैसे होता है। प्रोक्योरमेंट का मतलब ये होता है कि जूलॉजिकल पार्क में आपने बहुत सारे एनिमल्स रख तो दिए हैं, लेकिन आप वो एनिमल्स लाए कहाँ से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली बात है। तो जो एनिमल्स हैं, ज़्यादातर एनिमल्स जो इलीगल पोचिंग करते हैं उनसे ले लिए जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल 2 आदमी जा रहे हैं, उन्होंने 4 कछुए पकड़ लिए किसी जंगल में से,
पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया और वो जितने भी कछुए उन्होंने पकड़े थे वो जा करके एक जूलॉजिकल पार्क में दे दिए। तो इस तरह से जो पोचर्स होते हैं, जो उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स को पकड़े हुए होते हैं, उनको उनसे ले लिया जाता है। इसके अलावा दूसरे जो जूज होते हैं उनसे एनिमल्स को एक्सचेंज भी किया जाता है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज से भी कई बार एनिमल्स मंगा लिए जाते हैं। और ज़्यादातर जो चलन में प्रोसीजर है वो होता है कि एनिमल्स की ब्रीडिंग की जाती है, यानी कि एक पार्टिकुलर जू के अंदर जिस टाइप का भी एनिमल आपको चाहिए आप उनकी ब्रीडिंग वहीं पे कराते हैं, वहीं पे उनके बच्चे पैदा कराए जाते हैं और वहीं पे उनकी पॉपुलेशन को बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। अब हम देखते हैं मेजर जूज इन इंडिया, यानी इंडिया में जो बड़े बड़े जूलॉजिकल पार्क्स है वो कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला है अलीपुर जूलॉजिकल पार्क कोलकाता में, एलन फॉरेस्ट जू कानपुर, हरिनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई, अन्ना नाम से आप समझ गए होंगे चेन्नई में है, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची, गुवाहाटी जू असम और दिल्ली का अपना फेमस नेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो ये हो गया जूलॉजिकल पार्क वाला लेक्चर। आई थिंक आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई होगी, बहुत ही सिंपल सा वीडियो लेक्चर था। फिर भी कोई चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।